नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरुआत करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल न्यूज़ के साथ। एंड लाइक ऑलवेज वी विल स्टार्ट विथ द यूएस मार्केट अपडेट। तो यूएस मार्केट्स की बात करें तो कल एक बुलिश डे था फॉर द यूएस मार्केट्स। मेनली जो उनका S&P 500 इंडेक्स है दैट वाज अप जब स्टॉक मार्केट्स ओपन हुए तब। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक स्टॉक्स वर द वंस दैट वर परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। नास्डैक कंपोजिट जो इंडेक्स है वो भी अच्छे से बढ़ रहा था कल। टेक स्टॉक्स लाइक एप्पल, टेस्ला, अल्फाबेट, ये सारे ही स्टॉक्स ऊपर रहे, जबकि एनवीडिया वाज डाउन बाय अराउंड 2 to 3%। सारी नज़र इस हफ्ते में अगर हम यूएस मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो इसी पर है कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा इन दैट 2 day पॉलिसी मीटिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। तो एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर पॉइंट का अगेन रेट कट आएगा। इन्वेस्टर्स इसी पर कोई ना कोई क्लूज ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट्स अहेड। इस बार के डिसीजन पर ज़्यादा अटेंशन है वो इसी पर है कि करंटली रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो यूएस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन कंसर्न्स ज़्यादा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी भी रही है। तो ऐसे में रेट कट्स होंगे या नहीं वो एक बड़ा क्वेश्चन है। ट्रम्प गवर्नमेंट ऐसी मानी जाती है कि जिनका स्टांस ऐसा रहेगा कि शायद रेट कट्स उतनी तेजी से ना हो। तो ऐसे में देखना होगा कि स्टॉक मार्केट्स भी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज रेट कट्स के किसी भी सिग्नल पर स्टॉक मार्केट्स आर राइजिंग, विच इज़ द नेचुरल केस। क्योंकि अगर रेट कट्स होते हैं तो यील्ड्स जो है वो कम होते हैं, ऐसे में इक्विटी थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव एसेट क्लास हो जाता है। तो यही हमें देखना होगा कि फेडरल रिजर्व क्या डिसीजन लेता है। रिसेंट मार्केट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डाउ जोन्स जो है दैट फेल बाय 1.8% इन द लास्ट वीक। इसके बाद S&P 500 वाज आल्सो डाउन। Nasdaq however had outperformed in the last week जब वो 0.3% से ऊपर रहा फॉर द प्रीवियस वीक। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग चाइना। सो चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ इंक्रीज्ड। वीक कंजम्पशन की वजह से अभी भी प्रेशर इकोनॉमी पर बरकरार रहेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो वो 5.4% से ग्रो हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो एक्चुअली थोड़ा बेटर है देन द मंथ ऑफ अक्टूबर जब ये 5.3% था। तो ओवरऑल हम कहें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है दैट हैज़ बीटन द एक्सपेक्टेशंस जो ओवरऑल एनालिस्ट्स के थे। रिटेल सेल्स सिर्फ 3.3% से बढ़े हैं एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना की इकोनॉमी में। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है इट सीम्स क्वाइट क्लियर कि वो एक्सपोर्ट्स को ही केटर कर रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन इज नॉट रियली ग्रोइंग दैट मच एंड ये एक बड़ा कंसर्न चाइनीज इकोनॉमी के लिए, चाइनीज सेंट्रल बैंक के लिए अभी भी बरकरार दिख रहा है। चाइना के जो लीडर्स है उन्होंने प्लेज किया है कि वो बजट डेफिसिट बढ़ाएंगे, ज़्यादा डेट इशू करेंगे एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए और नए तरीके ढूंढेंगे। पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी अभी भी डोमेस्टिक कंजम्पशन उतना बूस्ट नहीं हो पा रहा है। रियल इस्टेट शोड सम साइंस ऑफ रिकवरी क्योंकि होम प्राइजेस जो है वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहे थे फॉर 17 months, वो थोड़े से रिकवर हुए हैं। बट अभी भी फुल रिकवरी एक बहुत अनसर्टन चीज़ है। एंड रियल इस्टेट लाइक यू ऑल मस्ट बी नोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेक्टर है चाइना की इकोनॉमी के लिए। पॉलिसी मेकर्स जो है चाइना में वो टारगेट कर रहे हैं 5% जीडीपी ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड बहुत सारे एफर्ट्स उनको लेने पड़ेंगे अगर उनको यूएस टैरिफ्स जो लगाए गए हैं बाय द ट्रम्प गवर्नमेंट वो अगर नलीफाई करने हैं, वो ऑफसेट करने हैं, तो एक बड़ा एफर्ट लगेगा। यूएस के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है वो एक्सपेक्टेड है कि और भी बुरे हो सकते हैं अंडर ट्रम्प्स सेकेंड टर्म, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा केटर करता है टू कंट्रीज लाइक यूएस। तो ऐसे में उनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है एक्सपोर्ट मार्केट से वो कैसे परफॉर्म करेंगे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी इन द नेक्स्ट ईयर। इंडियन इकोनॉमी की बात करते सबसे पहले हमें बात करनी होगी पीएमआई नंबर्स की। तो ओवरऑल 2024 का जो कैलेंडर ईयर है दैट सीम्स टू बी एंडिंग एट अ स्ट्रॉन्ग नोट, क्योंकि जो पीएमआई नंबर है दैट हैज रीच्ड अ 4 month हाई फॉर दिस मंथ, जो डेटा सामने आया है उसके उसके मुताबिक। तो प्राइवेट सेक्टर आउटपुट एक फास्टेस्ट पेस पर ग्रो हुआ है इन द लास्ट 4 months, मेनली बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो दिसंबर पीएमआई है वो 60.7 हो गया है, जो अगस्त के हाई को मैच कर रहा है यहाँ पे। एंड अगर हम जो पिछले महीने की बात करें तो वहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है
वो 57.4 हो गया है, वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। हायरिंग लेवल्स जो है दे हैव हिट द हाईएस्ट सिंस दिस सर्वे बिगन इन 2005, एंड बोथ सेक्टर्स विच इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, दोनों ने अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिपोर्ट की है एज पर दिस सर्वे टेकन। इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ईज हुआ एंड फर्म प्राइजेस जो रेज हुए हैं देवर एट अ स्लोअर पेस कंपेयर टू द मंथ ऑफ नवंबर। तो इससे आरबीआई को एक रूम मिल सकता है टू कंसिडर अ रेट कट इन द नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग विच इज इन February 2025। ओवरऑल 2025 का आउटलुक करंटली पॉजिटिव नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत ऑप्टिमिज्म जो है दैट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ ड्रिवन बाय इंप्रूव डिमांड एंड रिकॉर्ड जॉब ग्रोथ। अगली न्यूज है रिगार्डिंग इंडियाज मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट नंबर, जो वाइडन हो गया है यानी बढ़ गया है टू अ रिकॉर्ड 37.8 बिलियन। तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज नहीं है। ये बढ़ गया है फ्रॉम 27.14 बिलियन जो अक्टूबर में हुआ था। तो 1 मंथ में ही 27.14 बिलियन से 37.84 बिलियन का सर्ज यहाँ पर हो गया है इन द ट्रेड डेफिसिट। दोनों ही रीजंस रहे, इंपोर्ट भी बढ़ गए और एक्सपोर्ट भी कम हुए। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रेड डेफिसिट के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। एक्सपोर्ट्स गिर गए टू 32.11 बिलियन इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो 39.2 बिलियन थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वहीं अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो वो 69.95 बिलियन डॉलर्स हो गए, जो 66.34 बिलियन थे इन द प्रीवियस मंथ। तो मेनली इंपोर्ट्स क्यों बढ़े? बिकॉज ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स विच हैव हिट अ हाई ऑफ 14.8 बिलियन डॉलर्स। तो ये एक मोर देन डबलिंग हो गया है फ्रॉम द अक्टूबर मंथ्स गोल्ड इंपोर्ट्स जो 7.13 बिलियन थे। तो इसी से एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आया है ट्रेड डेफिसिट के लिए, द इंक्रीज इन गोल्ड गोल्ड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट डिक्लाइंस जो है वो मेनली दैट वाज बिकॉज ऑफ लोअर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 2.17% से ही बढ़े ऑन ईयर बेसिस, अगर हम अप्रैल टू नवंबर पीरियड की बात करें तो। अगली न्यूज इज रिगार्डिंग द WPI इन्फ्लेशन नंबर्स। तो WPI इन्फ्लेशन नंबर्स हैव ईज्ड टू अ 3 मंथ लो। थोड़े बहुत फूड के प्राइसेस अब कूल होते हुए दिख रहे हैं। ये 1.89% का नंबर आया है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर विच इज द लोएस्ट इन द 3 मंथ्स। अक्टूबर के मंथ में ये नंबर 2.36% था। फूड प्राइसेस सिग्निफिकेंटली गिरे हैं इन दिस मंथ on a year basis. तो food inflation has dropped to 8.63% from 13.54%. 8.63% is not a small number, but प्रीवियसली जो फूड इन्फ्लेशन नंबर्स हमने देखे उसके मुकाबले ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक नंबर करंटली दिख रहा है। वेजिटेबल प्राइसेस मेनली नोटेबली सबसे ज़्यादा गिरे फ्रॉम 63.04% इन अक्टूबर टू 28.57% इन नवंबर। फ्यूल एंड पावर का थोड़ा सा डिफ्लेशन ही दिखा है ऑफ 5.83%। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा इन्फ्लेशन ऑफ 2% दिखा इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड ओवरऑल पॉलिसी टर्म्स में अगर बात करें तो आरबीआई ने अपनी प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी मीट में रेपो रेट्स अनचेंज रखे थे एट 6.5% एंड स्टांस भी न्यूट्रल रखा था। अब हम बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज़ की ओर, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्विगी के बारे में। तो स्विगी के शेयर्स एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई हिट कर गए कल बिकॉज ऑफ नोट बाय एक्सिस सिक्योरिटीज, जहां पर उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दिया था स्टॉक को, सिग्नलिंग 20% अपसाइड। तो स्विगी का स्टॉक अब आईपीओ से ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इस सेगमेंट में जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, विच इंक्लूड्स क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी, इसमें एक काफी ट्रमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल माना जा रहा है। एंड एक डुओपोली मार्केट है इंडिया में, एटलीस्ट इन फूड डिलीवरी। ऑल्दो क्विक कॉमर्स में अब काफी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बट फूड डिलीवरी में एक डुओपोली मार्केट है। एंड स्विगी ने जो भी प्लान्स बताए, Q2 रिजल्ट भी अनाउंस किया था उन्होंने हाल ही में, तो स्टोर एक्सपांशन के काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स बताए उन्होंने, कॉस्ट कंट्रोल के प्लान्स बताए, क्योंकि अनलाइक जोमैटो स्विगी इज नॉट येट प्रॉफिटेबल। तो हमेशा दी मार्केट्स आर गोइंग टू लुक एट बोथ दीज कंपनीज, जोमैटो और स्विगी, एंड किस तरह के वैल्यूएशन प्रीमियम्स एग्जिस्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इस पर काफ़ी अच्छे रिएक्शंस अब मार्केट देगा, नाउ कंसिडरिंग दैट स्विगी इज नाउ अनदर लिस्टेड प्लेयर इन द सेम सेक्टर। एक लॉन्ग ग्रोथ रनवे मानी जा रही है स्विगी के लिए, एम्बिशियस एक्सपांशन प्लान्स है फॉर स्टोर्स। इनफैक्ट FY24 के एंड में जितने उनके स्टोर्स थे, डार्क स्टोर्स थे, उसके मुकाबले FY25 के एंड तक स्टोर्स डबल करने का उनका प्लान है। एंड एनालिस्ट ने यही कहा है कि रीस्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट जो है स्विगी की, उससे कुछ की स्ट्रेंथ्स उनको मिलेंगे। एंड हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर है इस सेगमेंट में भी, जैसे कंपटीशन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जोमैटो इज़ अ बिगर प्लेयर राइट नाउ हियर। मार्केट शेयर उनका फूड डिलीवरी में भी ज़्यादा है, क्विक कॉमर्स में भी ज़्यादा है, एंड वो नए नए सेगमेंट्स में क्विकली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मेजर
रिस्क हो सकता है। कंजम्पशन स्लो डाउन अगर आया जो फूड डिलीवरी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो दैट कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। डिसरप्टिव कंपटीशन क्विक कॉमर्स में करंटली काफ़ी बढ़ने लगा है, तो ये भी एक रिस्क एनालिस्ट के द्वारा बताई जा रही है। एचडीएफसी बैंक को एक और वार्निंग लेटर मिला है फ्रॉम सेबी। दिस इज द सेकेंड इन जस्ट लास्ट 1 वीक। तो एक और वार्निंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से मिली है फॉर नॉन कंप्लायंस विथ लिस्टिंग रेगुलेशंस। तो जो वार्निंग है वो इस पर है कि सेबी का कहना है कि एचडीएफसी बैंक ने डिले किया इन डिस्क्लोजिंग द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर अरविंद कपिल, जो ग्रुप हेड थे ऑफ द मॉर्गेज बिजनेस एट द बैंक। तो जो रेजिग्नेशन है वो रिपोर्ट कर दिया गया ऑन 30 अप्रैल 2024, जो 3 दिनों के डिले के बाद था। जो सेबी के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक 12 आवर्स के अंदर आपको ये डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज पर देना है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने इस चीज़ को 3 दिन लगाए थे, तो इसके रिलेटेड एक वार्निंग उनको सेबी ने दी है। सुमंत रामपाल वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू ग्रुप हेड ऑफ मॉर्गेज बिजनेस फ्रॉम द 28 मार्च 2024। अब ये एच डी एफ सी बैंक के लिए सेकेंड वार्निंग है इन द लास्ट 1 वीक। जो पहली वार्निंग थी पिछले हफ्ते में जो मिली थी उनको, दैट वाज रिलेटेड टू द मर्चेंट बैंकिंग, कैपिटल डिस्क्लोजर्स एंड इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडियाज आईटी सेक्टर। इंडियाज आईटी सेक्टर जो है वो ग्रो होगा इन मिड सिंगल डिजिट्स फॉर FY25, ऐसा इकरा के एक रिपोर्ट में आया है, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो आईटी सर्विसेज सेक्टर जो है दैट इज प्रोजेक्टेड टू अचीव रेवेन्यू ग्रोथ इन मिड सिंगल डिजिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY24-25। जो रेंज है दैट इज सपोज टू बी समवेयर इन बिटवीन 4 to 6%, जो इनफैक्ट FY24 के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उस साल में 3.8% थी। बाकी कुछ की हाइलाइट्स की बात करें जो इनके रिपोर्ट में बताई गई बाय इकरा, वो ये थी कि हायरिंग जो है इस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, वो थोड़ी सी म्यूटेड ही रहेगी, लो ही रहेगी फॉर द नियर टर्म, एंड सब्सटेंशियली पिकअप होगी इन H1 FY26। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में शायद ये पिकअप हो सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन $265 बिलियन इन FY25। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 7 to 8% CAGR का है टिल FY30। जो हायरिंग है बाय आईटी कंपनीज वो FY22 में काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुई थी, अगर आपको याद होगा तो। इवन इन H1 FY23 ये काफ़ी सर्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद एक मॉडरेटेड डिमांड नज़र आ रही है। जो राइज हो रहा है ऑफ GCCs विच इज़ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, उससे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होने लगा है। जनरेटिव AI दैट ऑल्सो रिमेन्स अ नीश रेवेन्यू जनरेटर, जो $5 million to $10 million पर प्रोजेक्ट का रेवेन्यू लगभग एवरेज कर रहा है, क्लॉक कर रहा है राइट नाउ। इंडस्ट्री के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो एक स्लो डिमांड एंड पॉलिसी अनसर्टनिटी को करंटली फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, पर्टिकुलरली इन द US। Next news is regarding Tata. Now Tata is facing pressure in Starbucks joint venture, क्योंकि जो डिमांड उनको एंटिसिपेटेड थी जब उन्होंने स्टारबक्स का ब्रांड इंडिया में लाया था, उतनी अच्छी डिमांड करंटली नहीं आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो अपने एक्सपांशन प्लान्स भी एडजस्ट कर रहा है फॉर दिस बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन जो दिख रहा है उनको इन कंज्यूमर विजिट्स। इमीडिएट टारगेट जो है फॉर न्यू स्टोर ओपनिंग वो उन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 100 to 80 स्टोर्स इन दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर भी जो नंबर ऑफ स्टोर्स पहले वो ओपन करने वाले थे वो 120 थे, अब उन्होंने प्लान किया है कि वो 100 स्टोर्स ही ओपन करेंगे। तो लॉन्गर टर्म ग्रोथ जो है, लॉन्गर टर्म गोल जो है दैट रिमेन्स कि वो 1000 स्टोर्स लाएं बाय द ईयर 2028। कंज्यूमर स्पेंडिंग डाउन है ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेंट वेजेस, जिस वजह से डिमांड फॉर कैफेज, पर्टिकुलरली प्रीमियम कैफेज अफेक्ट हो रही है, ऐसा कंपनी का कहना है। करंटली टाटा स्टारबक्स अराउंड 450 आउटलेट्स ऑपरेट करता है इंडिया में, एंड पिछले 4 सालों में उन्होंने डबल तो किए हैं उनके आउटलेट काउंट्स, लेकिन आने वाले फ्यूचर एक्सपेंशंस पर वो थोड़ा सा कटबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ रियल एस्टेट चैलेंजेस भी उन्होंने बताया कि उनको मिल रहे हैं, विच इज़ फाइंडिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग प्रीमियम लोकेशंस विथ हाई फुट ट्रैफिक। ये एक मेजर प्रॉब्लम उन्होंने बताया था कि वो अनलाइक चाइना इंडिया में यहाँ पर ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। हमेशा की तरह बिलीव इट और नॉट सेक्शन की आज भी एक और इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करते हैं। तो चेग नाम की एक कंपनी है, CHEGG, शायद कुछ लोग इससे वाकिफ होंगे। मैं खुद इस पर एक रजिस्टर्ड ट्यूटर था अ फ्यू इयर्स अगो। तो चेग बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मेनली स्टूडेंट्स से, अमेरिकन स्टूडेंट्स अपना होमवर्क जो है वो पब्लिश करते थे टू गेट द राइट आंसर फॉर इट, एंड दे वर द वंस हु वर पेइंग चेग। वो चेग से सब्सक्रिप्शन लेते थे, एंड चेग जो था वो बस एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ये होस्टिंग होती थी। चेग
के पास आप एनरोल कर सकते थे एज अ ट्यूटर। तो आप किसी सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट है, सेफ आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हो ऑन चेक बाय प्रूविंग कि आप इस इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखते हो। एंड इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो वो आपको दिखेगा, आप उसको आंसर कर सकते हो। एंड टू आंसर एवरी क्वेश्चन द ट्यूटर used to get money. It was like a good side income that anyone could have. तो ये सारी चीजें चेंज होने लगी जब ओपन एआई लेके आया चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के आने के बाद से आप समझ सकते हो कि चेक जैसा बिजनेस मॉडल क्यों इतना सफर होगा। क्योंकि जब एक जनरेटिव एआई मशीन आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा बाय सीइंग सो मेनी सोर्सेज, सो मेनी थिंग्स एंड एट अ वेरी क्विक पेस, तो चेक जैसा प्लेटफॉर्म का डाउनफॉल इज मोर और लेस एक्सपेक्टेड, राइट। आप चेक की जो शेयर्स है उनकी प्राइस आप जाके देखिए एंड सी द 5 year ग्राफ, सी द मैक्स ग्राफ दैट यू कैन सी फॉर दोज प्राइसेस ऑफ चेक। इस कंपनी का स्टॉक हैज गॉन डाउन बाय 99% सिंस इट्स पीक जो 2021 में आया था। अराउंड एन एस्टिमेटेड लगभग $15 billion ऑफ शेयर वैल्यू हैज बीन वाइप्ड आउट ऑफ दिस कंपनी। एंड इतना बड़ा चैलेंज ओपन एआई जब जनरेटिव एआई लेके आया थ्रू चैट जीपीटी, तो इस कंपनी को इतना बड़ा चैलेंज फेस करने लगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स डिड नॉट रिन्यू, दे लॉस्ट ओवर 500,000 सब्सक्राइबर्स सो फार। एंड चेक का जो वर्कफोर्स है वो भी उनको ले ऑफ करना पड़ा, 1/4 वर्कफोर्स जो है वो कंपनी को ले ऑफ करना पड़ा। तो कैसे एक इनोवेटिव चीज जो है वो कंपनी के मेन बिजनेस मॉडल पर ही बहुत बड़ा अटैक कर सकती है एंड इससे क्या चीजें चेंज होती है, इसका एक बहुत मेजर एग्जांपल हमें यहाँ पर देखने मिला। आगे अब चेक भी खुद एआई डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो सस्टेन हो सके। बट आई डाउट हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट दैट इज गोइंग टू गिव, बिकॉज चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप आपका होमवर्क या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम विद इन फ्यू सेकेंड्स फ्री में सॉल्व कर सकते हो, तो चेक जैसा बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर नजर आता है। तो यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल एंड सी कि चेक का जो शेयर प्राइस है वो किस तरह से गिरा है इन द लास्ट 2-3 years। सो दैट वॉज आर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।